हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। टॉपिक है आज मूल अधिकारों से रिलेटेड जो है टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उसको हम यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। आज के बाद जो है मूल अधिकारों से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे और इस टॉपिक से जो है बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक जो है आपको पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी डेली इस वीडियो का लाभ ले सके, इस तरीके का वीडियोस का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान का कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों से संबंधित है? तो देखिए इसका सही आंसर है भाग जो है 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में जो है मूल अधिकार अनुच्छेद डैश डैश से संबंधित है। तो मूल अधिकारों का जो है मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है मूल अधिकार दिए गए हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है 12 से जो है 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका सही आंसर है ये मूल अधिकारों को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है जो सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी दी गई है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से बताना है सही आंसर। तो देखिए मूल अधिकारों की संख्या जो है इस समय जो है अधिकारों की संख्या है वो है 6। ध्यान रखिएगा, पहले जो है अधिकार दिए गए थे वो है 7, पहले 7 थे, अब जो है संख्या इसकी हो गई है 6, मतलब एक जो है घटा दिया गया है। उसके बारे में हम जो है फैक्ट्स से रिलेटेड जो है देखते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो मूल जो संविधान था उसमें मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी और अब जो है वो 6 हो गई है। तो ध्यान रखिएगा जो एक हटाया गया है वो किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ये पूरा याद रखना है, 78 भी याद रखिएगा। अक्सर जो है एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए 78, 76 इस तरीके से देते हैं, तो याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1978 द्वारा जो है इसको हटाया गया था। ठीक है, पहले कितनी संख्या थी? 7, अब है 6। ठीक, तो पहले जब 7 थी तो वो किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत उसको जगह मिली थी? तो संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 31 के अंतर्गत ध्यान रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है हटाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर मैंने अभी बता दिया है, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा इसको हटाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको हटाया गया था, ये था पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है? पहले जो है था वो मूल अधिकार था, अब उसे वैधानिक अधिकार दे दिया गया है, कानूनी रूप दे दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। अब इसको जो है अनुच्छेद 31 का पहला हिस्सा था, गौर से ध्यान रखिएगा, 31 को हटा दिया गया है पूरी तरीके से। और ये किससे हटाया गया? तो 44th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा इसे हटाया गया है और अब ये हटा करके इसे वैधानिक जो है रूप दिया गया है, कानूनी रूप दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे 300 का के तहत जो है मतलब जो अनुच्छेद दिया गया है। तो अनुच्छेद 300 का अब ये हिस्सा है, 31 का हिस्सा नहीं है, अनुच्छेद 300 का हिस्सा है। इतने फैक्ट्स आपको केवल याद रखना है संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए सही आंसर है इसका, 4 ऑप्शंस दिए गए, जिन लोगों को पता है वो सभी अनुच्छेद 12 से 18 के बीच में जो है समता का अधिकार आता है। ठीक है,
चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जितने भी जो है मूल अधिकार हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी की जानकारी होना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो था समता का अधिकार, वो था आपको मैंने बता दिया 12 से 18 के बीच में आता है। उसके बाद दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार जिसे कहते हैं, वो आता है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें सभी प्रकार के जो है शोषणों का जिक्र हुआ है। तो किस प्रकार के अधिकार है, वो 23 और 24 में है। दो अधिक जो है शोषण के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध जो है शोषण होता है, बच्चों के साथ जो शोषण होता है, मानव के साथ जो शोषण होता है, उसके विरुद्ध है ये, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जिक्र किया गया है अनुच्छेद 25 से 28, मतलब 25, 26, 27 और 28 में जो है ये धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से जो है व्यक्ति की संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार बताए गए वो अनुच्छेद 29 और जो है 30 में अधिकार बताए गए, ठीक है। आखिरी है जो संविधानिक जो है उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं रिट्स, ध्यान रखिएगा, जिसे रिट्स कहते हैं, और ये है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है। ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है इसी तरीके से जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया है कि संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर है 12 से 18 के बीच में, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा का मतलब है जुडिशली रिव्यू, मतलब न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है, वो जो है किसी भी जो है कानून, जो संसद द्वारा बनाए हुए कानून की जो है समीक्षा कर सकता है, उसका एक बार रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो वो किस जो है अंतर्गत आता है, तो देखिए इसका सही आंसर है अनुच्छेद जो है 13 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अनुच्छेद 13 का जो है मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। तो मतलब अनुच्छेद 13 का संबंध है कि अगर कोई संसद जो है मूल अधिकार से रिलेटेड कोई कानून बनाती है, ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों से रिलेटेड कोई कानून बनाती है जो मूल अधिकारों को जो है कम करती है, मतलब असंगत हो, या तो कम करती हो या फिर उसको शून्य करती हो, तो ऐसे कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है शून्य घोषित कर देगा या पूरी तरीके से जो मतलब पूरी तरीके से खारिज कर देगा, ठीक है। ये जो है प्रावधान अनुच्छेद 13 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद जो है 32 के तहत रिट्स जो होती हैं, और रिट्स जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है, लेकिन हाई कोर्ट की जो रिट होती है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है अनुच्छेद याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, हर बार जो है क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो है रिट है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है, और हाई कोर्ट की जो है रिट जो है अनुच्छेद जो है 226 के अंतर्गत आती है। मैं एक वीडियो जो है रिट से रिलेटेड जो है एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें रिट्स के बारे में पूरा जिक्र होगा, पूरी तरीके से क्वेश्चंस होंगे। उस रिट्स को देखने के बाद आपके कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो है शक्ति सुप्रीम कोर्ट को इन दो रिट्स के माध्यम से प्राप्त होती है, जो किसी भी विधि को मूल अधिकारों को उल्लंघन कर होने के आधार पर गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, ठीक है। तो एक तरीके से जो जुडिशली रिव्यू है वो अनुच्छेद 13 के तहत मिलता है, अनुच्छेद 32 के तहत मिलता है और अनुच्छेद 226 के तहत मिलता है। इन 3 अनुच्छेदों के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो है बड़ी अदालतों को जो है जुडिशियल कानून को जो है जुडिशली रिव्यू करने का अधिकार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आता है। तो देखिए, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण जो है का प्रावधान दिया गया है वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष जो है समता का जो है प्रावधान लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये तो ब्रिटिश मूल के संविधान से लिया गया है। और विधियों का समान संरक्षण जो है, ठीक है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने का प्रतिषेध किया गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का जो है अंत किया गया है, अनटचेबिलिटी का जो है अंत किया गया है। तो देखिए, इसका सही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है अनुच्छेद जो है 17, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति को जो है अनटचेबिलिटी के आधार पे जो है मतलब अरेस्ट किया जाता है तो उसे 6 माह की सजा का प्रावधान है,
ठीक है, 6 माह की सजा का प्रावधान है, उसके साथ साथ 500 रुपये का जो है दंड भी देना पड़ेगा। ठीक है, अनटचेबिलिटी का मतलब है कि किसी को जाति के आधार पर मतलब बेइज्जती करना, ठीक है, या फिर जो है किसी पूजा स्थान में रोकना कि आप यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि आप औरत हैं, ठीक है, या फिर आप ना मतलब औरत नहीं या एससी के हैं या एसटी के हैं या किसी अन्य जाति के हैं, ठीक है, और आप जैसे कि कोई अस्पताल में घुसने से रोकना, कोई प्राइवेट अस्पताल या कोई सरकारी अस्पतालों की इतना नीच आदमी को नहीं जाने देंगे या इस छोटे वर्ग के आदमी को नहीं जानेंगे इस आधार पे, या किसी होटल में प्रवेश करने से रोकना, ठीक है, या फिर जो है जैसे आजकल जो है आपने कई बार देखा होगा कि जोमेटो या स्विगी से खाना आता है, लोग पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है, तो जब बताते हैं कि मुसलमान हूँ या किसी अन्य जात का हो तो खाना लेने से इनकार कर देते हैं। ये भी जो है अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आता है और जो है ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत 6 माह की सजा और 500 रुपये का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो है 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की जो है दी गई है। ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, तो उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। याद रखिएगा, तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको याद रखनी होगी, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें से है बोलने की स्वतंत्रता, और ध्यान रखिएगा ये 6 की जो है स्वतंत्रता है ये क्रमबद्ध रूप से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोलने ऐसे याद कर लीजिए जिस तरीके से मैंने जो है याद किया था। तो देखिए व्यक्ति को जो है सबसे पहला कार्य जो है सौंपा जाएगा कि बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने का मतलब है कि मौखिक रूप से बोल ले या लिख के बोल दे या छाप के दे, छापने की स्वतंत्रता होती है उसको ना, कुछ भी छाप सकता है। तो इस तरीके की स्वतंत्रता उसको बोलने की स्वतंत्रता में प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा, बोलने की स्वतंत्रता में जो है फ़ोन टैपिंग भी है, मतलब आप जो है कोई भी व्यक्ति आपका फ़ोन टैप नहीं कर सकता। ठीक है, अगर सरकार भी आपका फ़ोन टैप कर सकती है तो मतलब न्यायालय में आप इसके लिए जो है आवेदन दे सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं। आपको शांति बोलने का स्वतंत्रता में जो है ना बोलने की स्वतंत्रता भी दी गई, मतलब आप आपसे अगर कोई कुछ पूछ रहा है और आप नहीं बताना चाहते हो तो आप नहीं बताइए, ये भी। ठीक है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन जो है करने, इसके बाद जब आप बोलने लगेंगे तो आप भाई बोलेंगे तो किसके साथ बोलेंगे, किसको बीच में बोलेंगे, तो आप एक तरीके से गुट बनाएंगे, 4 लोगों का सम्मेलन करेंगे, है ना। तो सम्मेलन की स्वतंत्रता है। ठीक है, सम्मेलन जो है, सम्मेलन आप कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण सम्मेलन करना होगा, मतलब हथियार लिए बिना जो है आप लोगों को बुलाइए और सम्मेलन कीजिए, तो सम्मेलन की स्वतंत्रता हो गई। जब आप सम्मेलन बना लेंगे, आपने 10 लोगों को बुला लिया, तब हमने कहा ऐसा करो हम एक संघ बना देते हैं, एक जो है एक तरीके से एक कमेटी बना लेते हैं, उस सभी को जो है रजिस्टर कर लो, इन सब के साइन ले लो कि भैया हम इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इस कमेटी के मेंबर्स हैं। तो ऐसा ही होता है ना, तो संघ बनाने का अधिकार होता है, व्यक्ति जो है कोई भी संघ बना सकता है। ठीक है, शांतिपूर्ण रूप से संघ बना सकता है। ठीक है, उस संघ का काम है विरोध प्रदर्शन करना, वो संघ विरोध प्रदर्शन भी कर सकता है, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो। विरोध जब संघ बनाएगा तो विरोध करेगा, जैसे आजकल जो धरना प्रदर्शन कर लेते हैं लोग, बैठ जाते हैं, तो उसी तरीके का है। ठीक है, उसके बाद जो है लोग जब संघ बन जाएगा तो आप घूमने कहीं निकलेंगे तो घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। तो अब मतलब कहीं भी आप जो है पूरे देश में जो है कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस सही घूमने कहीं जगह पसंद आ गई तो निवास करने की स्वतंत्रता हो गई। अब जब निवास करोगे तो व्यापार करोगे तो व्यापार करने की स्वतंत्रता हो गई। तो इस तरीके से जो है टोटल हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 19 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया? तो प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान भी जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किया है। ध्यान रखिएगा, फोन टाइपिंग के मामले में जो स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया तो वो भी जो है इसी के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगर शांति का अधिकार दिया गया है, मतलब शांतिपूर्ण जीने का अधिकार दिया गया, वो भी अनुच्छेद जो है 19 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, दोष सिद्धि के संबंध में मतलब किसी के ऊपर दोष सिद्ध करने के लिए जो है कुछ संरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, आज मुझे खांसी आ रही है थोड़ी सी, तो देखिए अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ये प्रावधान जो आपको 3 दिए गए हैं नीचे फैक्ट्स के रूप में, ये आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 का जो होता है वो किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा
जब तक वो अपराध उसका सिद्ध ना हो या उसने अपराध किया ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपराध किया ना हो, आपने कल को कह दिया कि मैं तेरा खून कर दूंगा, तो इस आधार पे तुमको जेल में डाल दे, पकड़ दे और सज़ा भी दे दे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब तक आपने वो अपराध किया ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 20 का के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 जो है खा के अंतर्गत क्या आता है, तो किसी भी व्यक्ति ने जो कोई अपराध कर लिया हो या पकड़ा गया हो, उसको सजा मिल रही हो, तो उस कार्य के लिए, उस अपराध के लिए एक से अधिक बार जो है दंडित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार जो है 4 साल की सजा काट के आया और फिर उसके बाद कह दो कि 4 साल की फिर से सजा इसी के लिए मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अगले अपराध के लिए मिलेगा, लेकिन उस अपराध की जो सजा उसे मिल गई है, अब उसे अपराध के लिए मतलब एक तरीके से अब वह अपराध मुक्त हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है अनुच्छेद जो है 20 गा जो कहता है, मतलब 20(3) भी कह सकते हैं, तो किसी व्यक्ति को जो है स्वयं स्वयं अपने विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पुलिस वाले कभी कभी जो है पकड़ के मार धुन करके 3rd डिग्री अपना करके उसको कहते हैं कि तुम जो है गवाह मतलब अपना जो है कबूलो अपराध कबूलो, तो वो वहाँ पे हाँ कर देता है। जैसे ही वो कोर्ट में जाता है वहाँ जाके कह देता है भैया हमने अपराध ही किया ही नहीं है, ये तो हमें मार कूट करके लेके आए। तो यही है, यही जो है आर्टिकल जो है अनुच्छेद 20 गा उसको बचाता है। तो स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही नहीं देने के लिए मतलब गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में प्राण एवं जो है दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया अनुच्छेद 21 में, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार और जो है बलात् श्रम जिसे कहते हैं इसका प्रतिषेध किया गया है? तो देखिए मानव दुर्व्यापार का मतलब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब जो है किसी का मतलब दास बना करके जो है यहाँ से खरीद फरोख्त, व्यक्ति की, औरत की, लड़कियों की, है ना, वेश्यावृत्ति, इन सब चीज़ों के लिए खरीद फरोख्त करना, तो ये मानव दुर्व्यापार होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और बालात् श्रम का मतलब है कि किसी से जो है मतलब उसके अगेंस्ट ज़बरदस्ती जो है ये करवाना, किसी इच्छा के मतलब विरुद्ध जो है उससे कार्य कराना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है आपके घर का बच्चा उठा ले जाए और कहे कि मेरे घर में, जैसे साउथ की पिक्चरें देखिए ना, आमतौर पे जो है उसका बच्चा ले जाते हैं, रख लेते हैं और फिर जो है उसके मम्मी पापा से, माता पिता से जो है अपने जो है कारखानों और आदि जगहों में काम करवाते हैं। तो इसी तरीके ये बालात् श्रम होता है, किसी की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना या किसी को जो है थोड़ा सा मतलब डरा धमका के जो है करवाना, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों से रिलेटेड जो है केवल आर्टिकल 23 और 24 है। ध्यान रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, बच्चों का जो शोषण रोकना है। तो बालात् श्रम जो है किसी व्यक्ति, किसी लड़की का, किसी लड़के का जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है व्यापार, व्यक्ति का व्यापार होता है, इधर से उधर भेज देना, है ना, बेचना, खरीदना, फरोखना, ये सब चीज़ें, वेश्यावृत्ति जो है रोकना, ये सभी चीज़ें बालात् श्रम, बच्चों को जो है कार्य से रोकना, है ना। तो ये चीज़ें हैं अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया। तो पहला जो है बच्चे का जो है दुर्व्यापार से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार का जो है प्रावधान किया गया है? तो देखिए शिक्षा का अधिकार सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जो है ये शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राज्य जो है 6 से 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा ये याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ध्यान रखिएगा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये प्रावधान जोड़ा गया है 86वें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा। याद रखिएगा ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन पर निषेध किया गया है? तो ध्यान रखिएगा मैंने अभी बताया था कि 23 और 24 जो है बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों के शोषण से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 23 में जो है दुर्व्यापार का था, बालात् श्रम से था। अब जो है बच्चों को जो है कारखानों में कार्य करने से रोकना है, तो वो है अनुच्छेद 24। देखिए बिल्कुल सिंपल होता है, हमें बस कल थोड़ा सा याद रखना है, 23 और 24 बिल्कुल आसान है, निकल गया बिल्कुल जा करके, ठीक है। तो बालकों को, बच्चों को जो है कारखानों में रोकना है, तो ये ठीक है। चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा 14 साल से कम उम्र की बात हो रही है। 14 साल से बच्चा अगर बड़ा है तो उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है
तो उसको फैक्ट्री या किसी निर्माणाधीन, मतलब कहीं किसी का घर बन रहा हो तो उससे ईंटें उठवाना, ये सारी चीज़ों मतलब निर्माणाधीन जो है क्षेत्र में या किसी रेलवे में काम करने से रोकता है उसको। ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो रोकता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को। ठीक है, उसी तरीके से जो है 14 साल से कम आयु के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में होटल में काम करने, दुकान, चाय की दुकान आदि में काम करने से रोका गया है। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर 14 साल से बच्चा किसी भी जगह कार्य कर रहा है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, किसी होटल में काम कर रहा है, किसी चाय की टपड़ी में काम कर रहा है या किसी स्पा सेंटर में काम कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है, तो वो कानूनन रूप से अपराध है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगर कई बच्चे जो है मतलब कई लोग जो है कहते हैं कि 14 साल से कम उम्र होता है, लेकिन जो है उसको जो है किसी जगह दुकान उकान में मान लीजिए नौकरी पेशा के लिए रख लेते हैं, चाय बेचता रहता है, ठीक है, और उसको जो है पढ़ने के लिए भी पूरी जगह दी जाती है, उसको रहने के खाने के लिए। इस तरीके से अगर मान लीजिए उसका जीवन यापन चल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो शोषण के अधिकार में नहीं आता है, मतलब एक तरीके से अधिकारी लोग नहीं। लेकिन बगल अगर ऐसा है मतलब 14 साल से कम उम्र है और वो होटल में काम कर रहा है घरेलू नौकर के, तो वो सज़ा का प्रावधान है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया है अनुच्छेद 25 के तहत। ध्यान रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है अनुच्छेद 25 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान है, यह है अनुच्छेद 26। तो ध्यान रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। देखिए, इसमें इसके अंतर्गत जो है धर्म की स्वतंत्रता है, किसी को धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, धर्म के अनुसार जो है आचरण करने की स्वतंत्रता है ना, और उसको प्रमोट करने की स्वतंत्रता। ऐसा है कि जैसे कि प्रमोट करने की स्वतंत्रता। तो धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म को प्रमोट करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरीके से जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, तो धार्मिक कार्य जो है एक मतलब संघ बना लेना, गठन कर लेना धार्मिक रूप से, इस तरीके के जो है कुछ प्रबंधन जो है बताए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है? ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यकों की अब बात आ रही है, तो अल्पसंख्यकों के जो है हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद जो है 29 में जो है ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यक का मतलब है दो तरीके के अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, याद रखिएगा, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक। ठीक है, याद रखिएगा, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं या फिर भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, इन दो के अलावा जो है तीसरे अल्पसंख्यक नहीं कहलाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा जो है कृपाण जो है धारा किया जाता है, उसको जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिख जो थोड़ा सा जो है खंजर लिए रहते हैं ना, तो उसको जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर है अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत माना गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है सिखों द्वारा जो है कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जो है किसी एक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा था? ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा जो है BR अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को, किस जो है अधिकार को कहा था? तो देखिए, 4 जो है दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा था, ध्यान रखिएगा, जिसे कहते हैं रिट्स। आर्टिकल जो है 23 आर्टिकल 32 कहलाता है रिट्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट टाइम कहीं वीडियो बनाएंगे जिसके फुल बाकायदा जो है इन जो है रिट्स के बारे में एक एक करके जो है क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आज का वीडियो का टारगेट है वो सिर्फ है मात्र जो है 50 लाइक्स का।
आपके जो है लाइक्स हमें जो है मोटिवेशन प्रदान करते हैं, हम मोटिवेट होते हैं और हम डेली आपके लिए इसी तरीके के वीडियोस लेकर के आते हैं जो परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद जो है रिट्स का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो रिट्स का प्रावधान जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और रिट्स जारी करने का अधिकार किसको दिया गया? तो रिट्स जारी करने का अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 के तहत जो है दोनों को अधिकार मिला है। ध्यान रखिएगा, जिला न्यायालयों को जो है रिट जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए, और रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए इसमें 5 प्रकार की रिटों का जिक्र किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, ये नाम इंग्लिश में भी याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है इंग्लिश में पूछिए। तो हैबियस पहले का जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हैबियस, हैबियस, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, कॉर्पस। और परमादेश को बोलते हैं मैंडमस, मैंडमस। ठीक है, और प्रतिषेध को जिसे कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध मतलब रोकना, प्रोहिबिशन। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेषण को बोलते हैं सर्टियोरारी, सर्टियोरारी। ठीक है, और अधिकार प्रेक्षा को बोलते हैं को वारंटो, को वारंटो। ठीक है, कौन अधिकार दिया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल कितनी प्रकार की जो है रिट्स जारी की जा सकती है? तो ये है टोटल 5 प्रकार की रिट्स। सही आंसर है 5 रिट्स। मैंने पांचों के नाम आपको बता दिए हैं। ठीक है, वो याद रखिएगा, पांचों के नाम आपको याद रखने और पांचों के बारे में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और रिट कौन जारी कर सकता है? तो 2 ही हैं, अनुच्छेद जो है 32 और अनुच्छेद 226। 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करने का अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है रिट व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता को की जो है संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है? व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। तो ये है, सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें इसके अंतर्गत जो है यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति हो सकता है या सरकारी कोई व्यक्ति हो, है ना, जैसे पुलिस वाले हो, किसी को जो है गैर कानूनी रूप से संवैधानिक जो है मतलब असंवैधानिक रूप से जो है किसी को बंद कर देता है, गिरफ्तार कर लेता है ना, या फिर उसको छोड़ता ही नहीं है। कई बार जो ऐसा नहीं होता कि पुलिस जो है पकड़ लेती है और 10 दिन से पकड़े हुए जेल में ही रखे हुए, कहीं पेश ही नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है लगती है और उस व्यक्ति के लिए जो है आप जो है न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं कि जो है इस व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से हमारे व्यक्ति को या हमारे दोस्त को या हमारे पति को या हमारे लड़के को पकड़ रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता की गारंटी देता है ये रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अलावा बात खत्म हो जाती है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निकल गया, इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक, चलिए, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय दोनों को रिट जारी करने का अधिकार है। तो द्वारा जो है किसी समादेश मतलब किसी जो है रिट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा ना किया जा रहा कोई कार्य के लिए उसे बाध्य किया जाए। ध्यान रखिएगा, कोई अधिकारी जो है और आपका कार्य नहीं कर रहा है और आपको जो है आपका कार्य नहीं कर रहा है, आपको उटपटांग हरकतें कर रहा है, मान लीजिए, है ना, काम ही नहीं करना चाह रहा है जो है सरकारी अधिकारी द्वारा, तो उसके लिए कौन सी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है इसके लिए परमादेश, जिसे कहते हैं मैंडमस, मैंडमस जो है जारी करने का जो है अधिकार कोर्ट देता है कि काम क्यों नहीं कर रहे हो। उससे पूछता है कि काम क्यों नहीं कर रहे हो, वो रीज़न बताएगा कि सर ये काम है। अगर वो रीज़न वैलिड हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर गाली खाएगा और नौकरी भी खा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कौन सा समादेश जो है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो देखिए, किसी अवैध व्यक्ति को जो है सरकारी पद से बचाने के लिए, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी पद जो है किसी चीटिंग के द्वारा प्राप्त किया गया हो। न मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, उसने नौकरी जो है पैसे देकर के, घूस देकर के जो है प्राप्त किए, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप जो है ये रिट जारी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो अगर नौकरी ऐसे प्राप्त करते हो तो कभी अपने दोस्तों को ना बताओ, क्योंकि जीवन में हो सकता है कि कभी वो जो है आपका धोखा देकर के ये रिट जारी करवा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी अवैध व्यक्ति की बात हो रही है तो यहाँ से जो है सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर है कौन जारी करता है? तो इसको कहते हैं अधिकार पेक्षा, इसको बोलते हैं को वारंटो। इसको ऐसे समझ लीजिए, को वारंटो। तो ये पूछता है न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि ये को वारंटो, तो ये कौन वारंट दिया, मतलब कौन ये अधिकार दिया, को वारंटो, ऐसे ही समझ लीजिए।
अधिकार परीक्षा, ये तुमको अधिकार किसने दिया, ये नौकरी पाने का अधिकार जो है आपको मिला है, ये कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप बताओगे भैया सर मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने प्री दिया या मैंने मेंस दिया, मैंने इस तरीके से एग्ज़ाम्स निकाले हैं, ठीक है। फिर उसकी जांच होती है, अगर वो सारे एग्ज़ाम्स उसने सचमुच में निकाले हैं तो उसका मार्कशीट होगा, उसके बारे में जो है जानकारी होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है चीज़ों से जो है मतलब जानकारी है। या फिर किसी ने जो है अवैध अपने गलत रूप से जो है सर्टिफिकेट लगा के नौकरी प्राप्त किए या अपनी एज को बढ़ा करके नौकरी प्राप्त की, ये सभी जो है कारण होते हैं इस रिट जारी करने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो है रिट किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय, दोनों का ध्यान रखिएगा, तो द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक कार्यों के लिए रोकने के लिए जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा एक चीज और, दो जो है रिट्स होती हैं वो न्यायालय द्वारा जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, इसके अलावा नहीं। तो अधीनस्थ न्यायालय को जारी करने वाले रिट है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ठीक है, याद रखिएगा अधीनस्थ न्यायालय के लिए है, ठीक है। और जारी कौन करता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो देखिए इसमें रोकने के लिए जारी करा जाता है, मतलब अभी यहां बहुत गौर से समझिएगा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में कोई खास अंतर नहीं है। प्रतिषेध में जो है अगर अभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मतलब जो है एक तरीके से रिजल्ट जारी नहीं किया गया है ना, मतलब कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, मतलब अभी जो है मतलब इसमें जारी नहीं हुआ है। प्रतिषेध मतलब रोकना, तो अभी जारी नहीं हुआ तो मैं कहता हूँ अरे अरे रुको रुको अभी नहीं, रहने दो। और उत्प्रेषण का मतलब है कि ये जारी हो चुका है, आदेश जारी कर दिया गया, उस आदेश को पलटना है अब, ठीक है। तो ये एक तरीके से उत्प्रेषण का हो गया, पलटना का मतलब, सर्टी और रारी का मतलब पलटना, बस दोनों का अंतर है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि न्यायिक कार्यों को रोकना की बात कर रहा है, तो प्रतिषेध इसका सही आंसर है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के। अब रोकने का आधार कोई भी हो सकता है कि जज ने पैसा खाया हो, या हो सकता है कि उसकी मानसिक संतुलन ही हिला हुआ हो, या वो सही ढंग से उस अधिकारों को जो है मतलब उस सुनवाई को सही से ना कर रहा हो, और या फिर उत्प्रेषण में भी सेम है कि उसने पैसे खा के जो है मतलब कोर्ट की मतलब अपने पास मतलब जारी किया हो आदेश, या फिर जो है वो दूसरे का मित्र हो, है ना, जो दूसरी वाली पार्टी है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है अधिकार होते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, गौर से जो है इस चीज़ों को समझ लिया मैंने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो है 358 के अंतर्गत युद्ध और बाहरी आक्रमण, ध्यान रखिएगा ये 350 युद्ध और बाहरी मतलब कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो ये आपातकाल की स्थिति में जो है कौन सा मूल अधिकार स्थगित होता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल तो है 352 के अंतर्गत, और 352 के अंतर्गत जो है युद्ध और बाहरी आक्रमण की बात कर रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। तो अनुच्छेद 358 याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जो एक और अनुच्छेद आता है वो 358 आता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चों को जो है इसका आंसर नहीं पता होगा, जो बच्चों को पता है उन्होंने गौर से पढ़ा है इस चीज़ का मतलब। तो 358 के अंतर्गत युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में कौन सा मूल अधिकार स्थगित हो सकता है, तो देखिए इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। ध्यान रखिएगा, मूल मैंने अभी बताया था कि मूल अधिकारों को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ कारण होते हैं जहां पे निलंबन हो सकता है। मतलब व्यक्ति को जो है आवाज़ आने जाने से रोक सकता है, संगठन बनाने से रोक सकता है, कहीं पे बैठने से रोक सकता है ना। जैसे धारा 144 लग गई तो 5 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, तो ये जो है मूल अधिकार। ऐसा नहीं है कि धारा 144 लग गई और आप कहें कि सर मेरे तो ये मूल अधिकार है, मैं तो कहीं भी घूमूँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ जो है अबाध मतलब कुछ एक्सेप्शन दिए जाते हैं कि व्यक्ति को जो है किसी खास मौके पर जो है रोका जा सकता है, कहीं दंगा भड़का हो, हड़ताल हो रही हो तो कहा जाए, ये सारी चीज़ें होती। जैसे कोरोना की स्थिति में मूल अधिकार रोक दिए गए थे, लोगों को बाहर घर से बाहर जाने से रोक दिया गया था, लोग नहीं जा रहे थे, जो जा रहे थे उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, पुलिस वाले डंडे बरसा रहे थे, तो ये सारी स्थिति थी। तो कुछ स्थितियों को छोड़ करके आमतौर पर मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो वो यही बात कर रहा है कि मूल अधिकारों को निलंबन की स्थिति जो है वो 358 के अंतर्गत आएगी, और वो अनुच्छेद 19 में जो दिए गए जो 6 अधिकार थे, ठीक है, वो सारे के सारे निलंबित हो जाते हैं, सारे के सारे। बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आज संघ बनाने की स्वतंत्रता, आज घूमने की स्वतंत्रता, है ना, ये सारी प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं जो है हो जाती है। तो ठीक फैक्ट्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में दिए गए जितने भी 6 मूल अधिकार हैं ये सभी निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही समाप्त होगा, मतलब जो है राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा, ठीक है, इमरजेंसी जैसे ही समाप्त होगी, वैसे ही जो है अनुच्छेद 19 जो है स्वतः अपने आप जो है प्रभाव में आ जाएगा, मतलब वो तुरंत अपने आप लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, दोनों जो है इंटरलिंक्ड है। निम्नलिखित में से जो है किस संविधान मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है, ठीक है, वो किसके अंदर, लेकिन मूल अधिकारों को, वो जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं वो सभी को स्थगित कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को छोड़ करके। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद और वहाँ पे 19 जो है निलंबित हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे 20-21 को छोड़ के जो है बाकी निलंबित हो रहे हैं, ठीक है। उसमें केवल 19 निलंबित हो रहा था, बाकी चल रहे थे, और इसमें 20-21 निलंबित हो रहा है, मतलब छोड़ करके बाकी सभी निलंबित हो रहे हैं। तो ये जब 358 लागू करता है, ये राष्ट्रपति जब ये कहेगा कि ये 358 के तहत हम 20 और 21 को जो है छोड़ रहे हैं और बाकी सभी को निलंबित कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को जो है अपराधी साबित, जब तक उसने अपराध न किया तब तक अपराधी नहीं बनाया जा सकता, है ना। किसी व्यक्ति को जो है एक अपराध के लिए बार बार दंड नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को जो है उसके अपराध के लिए मान लीजिए बार बार उसको गवाह के लिए पेश नहीं किया जा सकता, उसको मतलब गवाही देने के लिए ज़्यादा जोर नहीं, बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 20 में कहता है। अनुच्छेद में किसी के व्यक्ति को जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है को मतलब रोकना चाहिए। तो मतलब किसी के प्राण छीनना भी है, मतलब किसी को फांसी देते हैं तो उसको एक विधि की प्रक्रिया के द्वारा ही फांसी दे सकते हैं, है ना। और उसकी स्वतंत्रता को रोकना है तो मतलब किसी को जेल में बंद करते हैं तो उसको भी एक विधि की प्रक्रिया के द्वारा जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत, है ना, उन्हीं नियमों के तहत जो है उसको जो है ये प्रावधान किया। तो 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सभी जो है स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 359 के तहत, ठीक। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन हो सकता है, पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक। इसमें कई क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, तो क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, हाँ ना, जो भी इस तरीके से ऑप्शन दीजिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, याद रखिएगा। और ये संशोधन का अधिकार कहाँ पे दिया गया है, तो संशोधन हो सकता है, तो हाँ लिख देता हूँ, हाँ हो सकता है, ठीक है, चीज़ों को हाँ हो सकता है। और ये किस वाद के तहत दिया गया, तो केशवानंद भारती जो है वाद हुआ था, उसमें जो है ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो उसमें ये अधिकार दिया गया है। तो देखिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो है पहला जो है ये मामला जो है मूल अधिकारों में संशोधन से रिलेटेड मामला आया था 1951 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम जो है शंकरी प्रसाद वाद में कहा था कि इसमें संसद की जो है शक्ति, संविधान संशोधन वाली शक्ति मौजूद है, वो संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर उसके बाद 1965 में जो है सज्जन सिंह वाद आया था, ये याद रखिएगा, ये जो है शंकरी प्रसाद वाद है और सज्जन सिंह वाद है, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी रूप में कि शंकरी प्रसाद जो है बनाम जो है वाद में क्या संशोधन की शक्ति प्रदान की गई थी, तो आपको बताना है हाँ संशोधन की शक्ति प्रदान की गई थी। क्या सज्जन सिंह वाद में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई थी, हाँ शक्ति प्रदान की गई थी। फिर अगला जो है 1967 में जो है ये तब तक ऐसे ही चलता रहा। 1967 में जो है गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है संशोधन वाली जो बात कही कि उसको पलट दिया। उसने कहा कि संसद द्वारा जो है मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति को रोक लगा दी, मतलब संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा नहीं कर सकती, मतलब पहले कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, अब बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। फिर उसके बाद आता है 1973 वाला वाद, जिसको कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। इस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से अपनी बात को मतलब पलट दिया। उसने कहा संसद की जो है संशोधन की शक्ति जो है विस्तृत है किंतु जो है असीमित नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लॉज उठा करके संशोधन कर सकती है, वो हर क्लॉज में कर सकती है, हर जितने भी मूल अधिकार दिए उन सब में कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकती है। मूल अधिकारों का जो संशोधन वो कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत जो है तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। अब ये आधारभूत तत्व क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट अपना बीच बीच में बताता रहता है, जब भी तुम संशोधन करोगे, फिर जब संशोधन करोगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जुडिशरी रिव्यू करेगा और बताएगा कि ये तो आधारभूत तत्वों में जो है अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते। अगर वो कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, तो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है मामला है। तो ये चीज़ें को जो है फैक्ट्स के रूप में याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, जितने भी इससे बन सकते थे, सभी मैंने फैक्ट्स और क्वेश्चंस के रूप में कराए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप एग्जाम में देंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा पक्का वादा है।
वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और 50 लाइक्स का जो टारगेट है उसे ज़रूर पूरा करिएगा। आपके लिए डेली हम मेहनत करके जो है आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, जो क्वेश्चंस जो है मतलब ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।